आ रहे हैं। हाँ जी, जय आरसीएम। जय आरसीएम। क्या बात है, तो नाश्ता कम करके आए या फिर ज्यादा करके आए? आवाज में कुछ अभी नाश्ता किया। जय आरसीएम। जय आरसीएम। अब परफेक्ट हुआ। अब देखिए जी, जो आटा, किसी को बात है कि आटा बनाना है, गेहूं और आटा, यानी फर्स्ट एंड लास्ट, है ना, इट इज लास्ट। ये गेहूं और पिसा और आटा, यानी इन सब चीजों को बाईपास हो जाती है। और जब ये सब चीजें बाईपास हो जाती है तो हमें अंदर से पास करनी पड़ती है ना। आरसीएम ऐसा नहीं करता, आरसीएम अपनी सीक्वेंस से चल के ये लास्ट स्टेज पे इसका आटा बनता है। अब इसमें जो आटे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले गेहूं होता है, गेहूं की क्वालिटी के हिसाब से गेहूं लिया जाता है। ये करीबन 750 ग्राम पर लीटर, यानी 0.75 की डेंसिटी वाले गेहूं ही खरीदते हैं। वही गेहूं हमारे यहाँ अलाउ होते हैं, इसके अलावा दूसरे गेहूं जो होते हैं वो नहीं होते। अब इसके, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, तो इसमें निश्चित रूप से वेरिएशन आएगा। सीड के अंदर वेरिएशन आता है। सीड में वेरिएशन आने का मतलब जो कुछ कम पके गेहूं वगैरह जो भी होते हैं, टुकड़े वगैरह होते हैं, इनको पहले सेपरेट कर लिया जाता है। ये गेहूं जो खेतों में पैदा होता है तो निश्चित रूप से इसमें कंकर पत्थर वगैरह, ये जो एडल्ट्रेशन है वो उसमें ऐड हो जाता है। तो उसको निकालने के लिए एक डिस्टोनर होता है, डिस्टोनर की मशीन से ये इसको पूरा निकाल लिया जाता है। आपका गेहूं कंकर वगैरह साफ हो गया, सब कुछ साफ हो गया, लेकिन गेहूं के अंदर एक गेहूं की जो बीज के साथ में जो भूसी आती है वो गेहूं के साथ आ जाती है। उसको एक एमरी से उसको रब करके ये उसको पूरा निकाल लिया जाता है। इस प्रकार के जो गेहूं के सीड नहीं निकले हैं, ये देखिए ना, उनको भी अलग कर लिया जाता है। टुकड़े वगैरह ये पूरा रिजेक्शन साफ कर लिया जाता है। गेहूं आपका पूरी। दोस्तों, आप सभी के लिए छोटी सी सूचना है, नई वाली कंपैरिजन बुक आ गई है। अगर आप चाहते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ये कंपैरिजन बुक होम डिलीवरी पर आप ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो है अपना आई कार्ड बनवाना चाहते हैं तो यहाँ पर आरसीएम की डोरी के साथ आपको आई कार्ड भी मिल जाएगा, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, आपके पास घर बैठे पहुँच जाएगा। इसके साथ साथ 3 दिन का ऑफ़र चल रहा है, जिसमें ये 7 बुक आपको 999 रुपये की मिल रही हैं। मोटिवेशनल बुक्स हैं और सभी नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड हैं। इसके साथ साथ ऑफ़र ये है कि यदि आपका आरसीएम का पैसा टीडीएस के रूप में कट गया है तो वो आप वापस ले सकते हैं। 12 महीने का फ्री में चेक करा सकते हैं दिए हुए नंबर पर। पूरी तरह से साफ हो गया, लेकिन गेहूं साफ होने के बाद में ऐसी मडबोल जिसकी डेंसिटी गेहूं के बराबर है तो मशीनें क्या करती है, उसको एक्सेप्ट कर लेती है। क्योंकि मडबोल की डेंसिटी और गेहूं की डेंसिटी बराबर होती है, तो मशीनें क्या करेगी, उसको एक्सेप्ट कर लेगी। तो उसको एक्सेप्ट करके वापस उसको रिमूव करने के लिए हम इसको एक रबिंग मशीन होती है, रबिंग मशीन में उसको रगड़ते हैं। उससे रगड़ने से क्या हो, जो मडबोल होती है उसकी नेचर चेंज हो जाती है, उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, और डेंसिटी चेंज होते ही हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि फिर मशीन को मालूम पड़ जाता है कि ये डिफरेंस डेंसिटी के मैं इसको एक्सेप्ट करूंगी या रिमूव करेगी, तो मशीन उसको वो सेंसर कर लेती है। उसको रब करने में जो डस्ट बनती है, उस डस्ट को एक शक करके उसको शकिंग मशीन से उसका शक करके अलग निकाल लिया जाता है। अब आपका गेहूं पूरी तरह से साफ है, लेकिन ये जो डस्ट है ना, ये डस्ट आपके कहीं न कहीं गेहूं में लग चुकी है। यदि गेहूं के अंदर लगी है तो इसको साफ करना बहुत आवश्यक है। तो गेहूं की एक लाइन ये देखिए आप, ये जो गेहूं का होता है इसमें लाइन होती है, तो ये डस्ट क्या इसमें आके अटक जाती है। जब अटक जाती है तो उसको रिमूव करना है तो कोई मशीन उसको साफ नहीं कर पाती है। तो एक नीडल मशीन होती है, जिसको स्कॉलर मशीन बोलते हैं। स्कॉलर मशीन में उसको रोटेट करते हैं। वो तो नीडल क्या करेगी, इसको जब भी इसके संपर्क में कोई गेहूं आएगा तो उसको गेहूं को वो ऐसे करके साफ करेगी। आपका गेहूं पूरी तरह से साफ है, हर तरह से आपका रब उसका भी निकाल लिया। ये देखिए आपको ये चीज़ें वही है जो उसने नीडल से निकाली हुई, ये और ये नीडल से निकालने से ये डस्ट निकल गई, और डस्ट से जब ज़्यादा कुछ रगड़ हुआ तो इसमें हल्का सा देखो आप गेहूं का भी कुछ पार्टिकल है वो रगड़ से आपका निकल गया। आपका पूरी तरह से गेहूं साफ हो गया। लेकिन गेहूं रहता कहाँ पे है, गोडाउन में, मंडियों में, किसान के घर पे, व्यापारी के घर पे, तो वहाँ पे चूहे की चौकीदारी कोई नहीं कर सकता है। तो चूहे क्या करेंगे, अपना 1 नंबर और 2 नंबर उसी गेहूं में करेंगे। तो आपका गेहूं इफेक्ट हो गया, आपका गेहूं दूषित हो गया। और दूषित गेहूं को साफ करने के लिए हमारे पास क्या साधन है, हम उसको गेहूं को वॉश करते हैं। वॉश करने से जो भी चूहों की गंदगी
अपने आदमियों के द्वारा जो भी, जैसे कोई आदमी गया वहाँ पे ढेर पे पैर रखा, किसी ने जूते का रखा, तो गेहूं के अंदर वो तो निश्चित रूप से अशुद्धि चली गई। तो उसको रिमूव करने के लिए हम उसको गेहूं को वॉश करते हैं। वॉश करने में जो भी गेहूं की गंदगी वगैरह होती है वो बिल्कुल दूर हो जाती है। गेहूं आपका नीट एंड क्लीन हो गया। अब नीट एंड क्लीन आपका गेहूं हो गया, लेकिन हमने क्या किया, गेहूं को पानी में धोया। तो हमारे को एक बेनिफिट और मिलता है कि जब कोई भी सीड यदि पानी के संपर्क में आता है तो सीड में जर्मिनेशन की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। जर्मिनेशन की जब प्रक्रिया स्टार्ट होती है तो सीड अपने एनवायरमेंट से नाइट्रोजन लेके उसमें फोलिक एसिड बनाता है। एनवायरमेंट में अपने सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होती है, तो सीड उसमें से क्या करेगा, नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करेगा और फोलिक एसिड बनाएगा। यानी गेहूं के अंदर जो प्रोटीन है उससे भी अपने को अधिक प्रोटीन मिलेगा। फोलिक एसिड का मतलब होता है एक तरह से प्रोटीन। तो वो जब गेहूं की जो एक स्टेज आती है फोलिक एसिड बनाने की, जब टॉप स्टेज आती है तो हम उसको गेहूं को ग्राइंड कर देते हैं। ये आती है 8 घंटे से लेके 12 घंटे तक। गर्मियों में 8 घंटे और सर्दियों में 12 घंटे तक उसको स्टोर रखते हैं। उसके बाद में जब फोलिक एसिड की पूरी प्रक्रिया हो जाती है तो गेहूं को हम ग्राइंड कर देते हैं। ग्राइंड करने के लिए ये देखो आपका, ये जो अपना ट्रेडिशनल तरीका 5000 साल पुराना है, यही इसी ट्रेडिशन से उसको ग्राइंड किया जाता है। अब इसमें आप देखो आप, ये जो एक होल है इसमें एयर को इन किया जाता है और यहाँ से एयर आउट होती है। तो कंटिन्यू एयर आएगी और आउट होगी, तो ये जो पत्थर है वो भी गर्म नहीं होगा, आपका गेहूं भी गर्म नहीं होगा। जब गेहूं और पत्थर गर्म नहीं हो गया, यदि आपने ठंडी विधि से अपना ये आटा बन गया, आपका आटा कंप्लीट हो गया, पूरी तरह से आपने सफाई कर ली, हर तरह से आपने साफ कर लिया। लेकिन आपका ये पत्थर है, ये देखो आपके छोटे छोटे खड्डे हो रहे हैं, यानी ये पत्थर घिसा तो उसकी घिसावट कहाँ गई, आटे में। तो आटे में आ गई, तो उस घिसावट को हमें दूर करना है। ये पत्थर जो बना हुआ है एक आयरन कोटेड सैंड से को कंप्रेस करके बनाया हुआ है। इसमें आप देखो छोटी छोटी रेत है, ये रेत है, ये आयरन कोटेड रेत है। तो आयरन कोटेड रेत का यदि कोई घिसावट होगी वो भी तो आयरन कोटेड होगी, और आयरन कोटेड यदि रेत होगी तो निश्चित रूप से मैग्नेट से अपन उसको रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो आपका आटा है, ये आपका आटा, ये जो आटा है ये इसी प्रकार का रिमूव किया हुआ है। ये मेरे पास मैग्नेट है, ये आप इसमें ये डालो आप, ये देखो ये जो चिपका है ये कौन सी, ये क्या चीज है, ये इसी की घिसावट है। और इसी की घिसावट ये अपने, अगर इसको सब साफ नहीं करेंगे तो ये इसके आटे में आ जाएगी, ये देखो, है ना। अब ये हमने ये तो कर ली। अब हम अपने खुद के आटे में भी देखते हैं कि वास्तव में इसमें तो नहीं है क्या। ये मैंने आपको एक आटे में यानी आपको आटा 100% किसी भी स्टोन से रिमूव किया गया, कोई स्टोन की घिसावट नहीं है। ये इसी प्रकार का अडल्ट्रेशन वगैरह साफ किया हुआ है पूरा है। अब ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये बताना क्यों आवश्यक हो जाता है, इसलिए बताना आवश्यक हो जाता है। कोई भी चीज़ हो, जब तक उसका आप डिस्प्ले नहीं करोगे, जब तक उसको आप नहीं बताओगे, तब तक उसको ध्यान नहीं पड़ता। एक नींबू पानी होता है जो बोतल में पैक हो जाता है, उसमें न्यूट्रिशन लिखते थे, उसके 50 रुपये मिलते हैं। एक नींबू पानी पे कुछ भी नहीं लिखा होता है, गिलास में डालते थे, गर्म पानी में अपन हाथ धो के आ जाते हैं। नींबू वही है, नींबू पानी वही है, लेकिन उसका डिस्प्ले नहीं है, उसमें क्या है गुण उससे। इसलिए क्या करते हैं, गिलास में जो नींबू पानी होटल में जाते हैं, नींबू पानी में हाथ साफ करके आ जाते हैं, और वही नींबू पानी जब बोतल में पैक हो जाता है, उस पर लिखा होता है न्यूट्रिशन, विटामिन से इतना विटामिन, तो वो बिकता है। हाँ, तो ये प्रोसेस हमें सब समझना चाहिए, समझाना चाहिए, तभी जब कि हम आटे के अपन ये बता सकते हैं कि अपने आटे में क्या। और आपका कोई क्वेश्चन आंसर हो तो पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम हो, कोई भी किसी प्रकार का डाउटफुल हो, कोई चीज़ आपको समझ में नहीं बैठती हो। और मैडम मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जब भी आप आटे को गूंदें तो उसको कम से कम 15 मिनट रखें। 15 मिनट यदि आटा रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टार्ट भी पूरा हो जाता है उसमें। दूसरी बात होती है कि जब भी आप तवे पे रोटी डालते हो तो यदि तवा गर्म ज़्यादा हो जाए, कम हो जाए, तो उसको एक बार सूखे कपड़े से उसको कर ले, ताकि उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आपकी रोटी कभी भी जलेगी नहीं, कभी भी लाल नहीं पड़ेगी। ये दो चीज़ होती है, और रोटी आपकी कड़क नहीं होगी। यदि ज़्यादा तवा गर्म है तो भी रोटी लाल हो जाएगी, और कम गर्म है तो भी रोटी आपकी कड़क होगी। तो इसलिए आपको एक ही है कि तवा ज़्यादा गर्म हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन उसको आप एक बार जो सूखा कपड़ा होता है उससे घुमा दो, तो आपके टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा।
और कोई आपको समस्या हो इस मामले में, आटे के मामले में? तो नहीं वाकई सर बहुत जबरदस्त तरीके से आपने बताया सर इसको। थैंक यू सर।